नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। न्यूज रूम से खबरों की शुरुआत करते हैं। हाथरस मामले में आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से बात की थी और योगी आदित्यनाथ ने अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीड़िता के परिवार से बातचीत की है। हाथरस कांड में मुख्यमंत्री योगी का एक्शन। योगी आदित्यनाथ ने पिता से लड़की की बात की और ये भरोसा दिलाया है कि सख्त से सख्त सजा मिलेगी अपराधियों को। लड़की के पिता ने की योगी आदित्यनाथ से ये गुहार। उनका दावा है कि प्रशासन दबाव डाल रहा है और परिवार ने अपनी तमाम बातें मुख्यमंत्री के सामने कही हैं। तो हाथरस कांड पर आप नॉन स्टॉप कवरेज देख रहे हैं। आज तक आवाज बन रहा है उस हाथरस की पीड़िता की। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। चित्रा त्रिपाठी हमारी सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं। चित्रा, प्रशासन का दबाव तो एक तरफ, आप देखिए कि पुलिस अधिकारी किस तरह से आधी रात में जिस तरह से उन्होंने उसकी शव को जलाया है और परिवार आज साफ सच स्पष्ट बता रहा है कि जो पुलिस का वर्जन है वो झूठा है। जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि परिवार की रजामंदी से हुआ वो गलत है। पिता को सुनते हैं, पिता अभी तुरंत आए हैं, सबसे पहले सुनते हैं। जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको कड़ी से कड़ी सजा। आपकी कितने देर तक मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है, ये बताइए। मेरी करीब 5 मिनट 5 मिनट के आसपास वीडियो से आपकी बातचीत हुई है। उस समय कौन कौन से लोग थे वहाँ पर, ये बताइए। क्या देंगे आपको, क्या बोल रहे थे वो, क्या क्या मुआवजा दिया है उन्होंने और क्या उससे संतुष्ट हैं, उससे आगे की मांग रखते हैं? तो उन्होंने बोली है कि क्या कहते हैं, इसमें कार्रवाई पूरी करेंगे और हम आपके साथ हैं, परिवार के साथ हैं। कार्रवाई नहीं, फांसी देंगे। हाँ नहीं, एक सेकंड प्लीज, कोई और मत सिखाए। एक सेकंड सर, आप मुझे ये बताइए, 5 मिनट तक मुख्यमंत्री जी ने आपसे क्या कहा, क्या सवाल पूछे, विस्तार से बताइए जरा। क्या सवाल पूछे आपने, अपनी चिंता क्या जाहिर की, कैसे आपने कही कि हम फांसी की मांग करते हैं, क्या बोला आपने, ये बताइए पहले। मैंने जो बात हुई है वो बताइए। वही आपको बात। किसी बात का डर तो नहीं है? डर नहीं। डर नहीं है, फिर बताइए आप क्या हुआ है, बताइए आप। तो उन्होंने बोली है कि क्या कहते हैं, आपकी जो बेटी का जो है वो तो हमने दुख है उसको तो हम कर नहीं सकते, ये सबसे बड़ी घटना है और इसको हम बहुत ही पैरवी से लेंगे और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी मतलब सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। फांसी की सजा की बात की आपने? हाँ, सामने? फांसी की सजा की। कोई दबाव तो नहीं था जब मुख्यमंत्री के सामने आप बैठे हुए थे? क्या किसी ने दबाव तो नहीं बनाया था आपको? कराएगा आपसे आपका परिवार? हाँ, मैंने आपने ये बात जब मुख्यमंत्री को बताई कि अंतिम संस्कार जबरदस्ती हुआ है, क्या कहा? लास्ट में मैंने मेरी बेटी से मेरी अंतिम मुख्य यात्रा नहीं कराई, हाँ, तो क्या तो बोले उसके लिए बोलेगा उसके लिए मैं बहुत खेद मानता हूँ। उन्होंने कहा और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे वो? हाँ, पुलिस के खिलाफ खेद मानता हूँ। तो खेद मानने के बाद उन्होंने ये बोला कि हम पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, दोषियों के खिलाफ। हाँ, दोषियों के खिलाफ हाँ बोलिए। ऐसे क्या कल रात हाँ, आपने बताया कार्रवाई दबाव बनाया था आपके ऊपर के रात में ही अंतिम संस्कार कीजिए और आपको मुखाग्नि भी नहीं देने दी, हाँ, आपके बच्चों को भी नहीं बुलाया? हाँ मैंने बोली जी बात। तो बोल रहे कि क्या कहते हैं, इसके लिए मैं बहुत ही मतलब खेद मानता हूँ। खेद व्यक्त करने से आप संतुष्ट हैं क्या? आपकी शिकायत खत्म हो गई उस चीज से? या आप अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? वो भी दोषी हैं आपके? नहीं कार्रवाई तो होगी उन लोगों के जो खिलाफ जो दोषी हत्याएं हो। और आप जब मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे थे तो आपके अलावा उस रूम में, कमरे में कौन कौन से लोग मौजूद थे? क्या किसी ने दबाव बनाया आपके ऊपर, जरा बताइए आप। नहीं, दबाव तो किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था, बिल्कुल खुलकर आपने अपनी बातचीत की। हाँ। और मुख्यमंत्री ने 25 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है, 1 लोगों को नौकरी और 1 घर भी देंगे आपको। हाँ। संतुष्ट है आप इससे? और एसआई की टीम का गठित करिए और वो टीम आ भी गई है, इस समय थाने में बैठी हुई है हाथरस में। आपको जानकारी है इस बारे में? और इस केस की जो जांच है वो एसआई टीम करेगी। लेकिन क्या आपको ये है कि यहाँ पर ऊंची जाति के लोग, क्योंकि आप वाल्मीकि समाज से आते हैं, किसी तरह का कोई दबाव उन्होंने बनाया? क्योंकि जो आरोपी हैं वो रसूखदार हैं, आपने ये जिक्र किया? हाँ, मैंने जी बात बोली कि क्या कहते हैं, यहाँ के जो वो हैं वो मतलब हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं। तो बोला कि ऐसा कुछ नहीं है और उनकी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। अच्छा, एक सवाल ये है कि जब आप गए हुए थे मिलने, यहाँ पे आपके परिजनों के मन में ये डर था कि कहीं ना कहीं आप पे दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने फोन पे कई बार आपको संपर्क करना चाहा, फोन उठाया भी आपने, तो उनका कहना था ऐसा लग रहा है जैसे आपको जबरदस्ती
जो है समझौते के लिए तैयार किया जा रहा हो, ऐसा कुछ? ना ना ना, वो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी पत्नी और लड़की की जो माँ है वो कह रही हैं कि उन्हें ये 25 लाख का मुआवजा, मकान और नौकरी नहीं चाहिए, उन्हें इंसाफ चाहिए, वो आरोपी फांसी पर चाहिए। क्या नहीं, आप फांसी इस पर राय से ये बात सहमत बोली हैं? है। आपने ये बात बोली है वहाँ पर? हाँ, मैंने बोली है क्या कि कहा फांसी आपने? की सजा होनी चाहिए। आपने सबसे पहले कहा कि फांसी की सजा दीजिए, उसके बाद बाकी मुआवजा आप देते रहिए, उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन पहले जो लोग पकड़े गए हैं उनको फांसी चढ़ाइए, आपने ये कहा है। हाँ। आपको लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया है उससे अब आपको इंसाफ मिलेगा, उम्मीद बंधी है? हाँ, बोल रही है उनने, अब माल पूरा आगे पड़े क्या होता आपको है। लगता है आपको इंतजार करना है अभी कि आगे क्या कुछ होता है इस अधिकारी पूरे रफा मामले दफा पर? करने की कोशिश कर रहे हैं? वो कह रहे हैं आपकी लड़की के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ था, मेडिकल रिपोर्ट में कोई दुष्कर्म की बात नहीं आई। नहीं, ये बात हमने बोली तो बोलेगा इसमें जो धारा जितनी हटकाएं उनसे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जो धारा अब लग गई है कोई किसी भी तरह की इसमें छेड़छाड़ से नहीं बढ़ होगी। सकती हैं पर कम नहीं होंगी। और जिन अच्छा। पुलिस कर्मियों ने जो अंत्येष्टि करवाई है जबरदस्त, उनके खिलाफ क्या बोला उन्होंने? उसके लिए क्या करेंगे वो? उन्होंने दोषियों के खिलाफ आपने पूछा नहीं कि ऐसा तो नहीं कि ऊपर से आदेशित किया गया था कि पुलिस वाले सबूत मिटाने के लिए जल्दी जल्दी रात में क्रियाकर्म कर दे और हम लोगों को इजाजत नहीं दी गई? आपने इसको लेकर मुख्यमंत्री के सामने क्या पक्ष रखा? आपको जब अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया तो मुख्यमंत्री से आपने कैसे शिकायत की? मैंने यही कही कि क्या कहते हो सर, क्या कहते ये तो हम लोगों को लास्ट मुख्य यात्रा भी नहीं दी, दिखाई उन्होंने। तो आपने डीएम, एसडीएम और जो एसपी हैं उनकी शिकायत की? क्योंकि वो सब लोग थे, उनकी तमाम गाड़ियां थी एम्बुलेंस के आगे आगे, जब आपकी बेटी का अंतिम संस्कार उन्होंने रात के अंधेरे में कर दिया सबूत तो वो मिटाने बोल रहे हैं कि क्या कहते हम आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं, आपको लखनऊ भी बुलाएंगे। अच्छा, आपको कहा गया है कि लखनऊ भी बुलाया जाएगा और हर तरह से आपको इंसाफ दिया ये जाएगा। उन्होंने बोला कि आप रुक जाओ, अभी थोड़ी हाल फिलहाल का मामला है, बाद में आप। मुख्यमंत्री ने बातचीत की है पीड़िता के पिता से हाथरस में और उन्हें भरोसा दिलाया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जितनी धाराएं लगाई गई हैं वो सभी उसी तरह से रहेंगी और सख्त कार्रवाई जितने भी दोषी हैं उन पर की जाएगी। बहरहाल हमारी सहयोगी वहां से जुड़ी हुई है हमारे साथ, लेकिन आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं आखिर कैसे समाज में जी रहे हैं हम, जहां पर बेटियों का जीने का अधिकार उनसे छीना जा रहा है। कैसी पुलिस है जिसने एक आखिरी बार माता और पिता को उस बेटी को देखने नहीं दिया, घर नहीं ले जाने दिया और आधी रात में उसका शव जला दिया। फांसी दो, हाथरस के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जब बेटियों की किस्मत में यूं अंगारे भरे हों तो भला किसे चाहत होगी कि वो बेटी बनकर इस धरती पर जन्म ले। जब समाज इतना क्रूर हो, व्यवस्था इतनी जालिम हो, तो बेटी क्यों ना कहे कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। देखिए आग की इन लपटों को, इसमें एक बिटिया जल रही, उसका शरीर जल रहा है, उसकी अस्मिता जल रही है। आग की इन लपटों में एक मासूम की चिता ही नहीं जल रही है, इसके साथ ही जलकर खाक हो रही है कानून और व्यवस्था। क्या बोल रहे हैं? परिवार की मर्जी से नहीं हुआ, अंतिम संस्कार परिवार खाक हो रही है यूपी पुलिस और प्रशासन की शर्म और हया। भस्म हो रहा है खाकी वालों का कर्तव्य, जल रहा है यूपी की 20 करोड़ से ज्यादा लोगों का कलेजा। ये कैसी अंधेरगर्दी है कि माता पिता अपनी बेटी के अंतिम संस्कार के लिए तरसते रहे और पुलिस वाले उन्हें आखिरी वक्त में बेटी का मुंह तक देखने नहीं दे। बेटी मेरी बात बहुत अच्छी थी और मेरी बहुत लाडली बेटी थी, सब में छोटी। क्या बोलती थी? लास्ट में बोल के गई है कि पापा इंसाफ चाहिए। मंगलवार की आधी रात पुलिस प्रशासन ने हाथरस की निर्भया का जबरन अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार वाले अस्थियां तक लेने नहीं आए। सुबह वहां बची थी तो बस हाथरस की निर्भया की खाक। करीब 2:40 पे हम आपको पूरे विजुअल्स दिखा रहे थे, यही वो जगह थी। पुलिस यहाँ पे एम्बुलेंस को लाई, बॉडी को यहाँ निकाला और आग के हवाले कर दिया। परिवार का कोई सदस्य यहाँ मौजूद नहीं था क्रिमेशन के दौरान। पूरे परिवार ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अंतिम संस्कार रात को हो। वो एक बार बेटी की शक्ल देखना चाहते थे जो पुलिस ने उनको नहीं देखने दी। हाथरस की निर्भया के साथ पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। हाथरस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस के गोले छोड़े। दिल्ली में यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। लखनऊ में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। संभल और प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। फतेहपुर में गुलाबी गैंग ने मोर्चा खोल दिया।
हाथरस की निर्भया से दरिंदगी की दास्तान पीएमओ तक भी पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ से बातचीत की। योगी आदित्यनाथ एक्शन के मोड में आए। उन्होंने इस केस की जांच के लिए एसटीएफ का गठन कर दिया। साथ ही इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजने का फैसला कर दिया। योगी ने इसको लेकर ट्वीट भी किया। ट्वीट में योगी ने लिखा, हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे। प्रकरण की जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया है। ये दल आगामी 7 दिवस में अपनी रिपोर्ट देगा। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकरण का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया कि अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए, उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए, उनको एक कमरे में बंद किया। इस तरह का व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप आज भी ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के फोन करने के बाद आपने एसआईटी जारी की है। ये पहले क्यों नहीं किया गया? इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में जुटा है, लेकिन इसके प्रयास में भी कुछ गड़बड़ी हो गई। जिलाधिकारी ने अंतिम संस्कार को लेकर बेतुकी सफाई दी। दावा किया कि परिवार वालों की सहमति से अंतिम संस्कार हुआ। वहीं बीजेपी के सांसद राजवीर सिंह ने साफ कहा कि बच्ची का दाह संस्कार गलत तरीके से हुआ। के बाद में हम पूरी गाड़ी वापस लेके आए थे। जब ये लेट गए थे, महिलाएं जब लेट गई थी, मैं स्वयं यहाँ पे था। और महिलाएं क्यों लेटी थी? आपकी गाड़ी के आगे क्यों लेटी थी? क्या वजह? मेरी गाड़ी के आगे नहीं लेटी, उस वैन के आगे लेटी थी और इनका चेहरा देखने वो के यही चाहती थी ना कि अंतिम संस्कार करने दिया जाए। क्यों नहीं करने दिया गया सर? हमने अंतिम संस्कार करने दिया। 1 घंटे तक गाड़ियाँ जो हुआ गलत हुआ है। हम माने अपने मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे इस मामले में और कार्रवाई करवाएंगे। ऐसा हुआ है। अच्छा, मतलब जो दोषी पुलिसकर्मी होंगे उनके खिलाफ आप कार्रवाई करवाएंगे। मतलब जो हुआ वो पूरी तरह से गलत है। हाँ, बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। हाथरस की निर्भया के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसे सुनकर पत्थर दिल की रूह भी कांप उठेगी। उसके गुनहगार भले ही पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी इस बेटी का कम गुनहगार नहीं। योगी सरकार ने केस की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का इंतजाम कर दिया है। अब इंतजार है तो इस बेटी को इंसाफ मिले। चित्रा त्रिपाठी और तनुश्री पांडे के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, हाथरस, आज तक। एक तरफ आंसू है, एक तरफ दर्द है, गुस्सा है, और ये सवाल है कि आखिर क्या छिपाना चाहती थी पुलिस? कौन सी जल्दबाजी थी? सड़क पर लेट गए थे माँ बाप, आंचल बिछाकर मां कह रही थी कि बेटी को घर ले जाने दो, लेकिन पुलिस को जल्दबाजी थी। आखिर क्या छिपाने के चक्कर में थे जिसकी वजह से इस तरह से बेटी की चिता जला दी? हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। माँ की ये चीखें सुनकर शायद आसमान का सीना भी छलनी हो गया होगा, धरती का कलेजा भी फट गया होगा, लेकिन अपनी बेटी के अंतिम संस्कार की गुहार लगा रही इस माँ की पुकार इन खाकी वर्दी वालों के कानों तक नहीं पहुँच रही थी। किसी तरह बिटिया की आखिरी झलक देखने को मिल जाए, इसके लिए घर वाले एम्बुलेंस के आगे लेट गए। माँ बिलखती रही कि गुंडों ने जीते जी उसे मार डाला और पुलिस वालों ने रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार से भी वंचित कर दिया। कैसे करे, सोलह दिन हो गए, कैसे सफर करे भैया। आज काम में इतनी हिम्मत है, मैं झोली में कोई भीख डाल सके तो कोई माँ को लाल है। इनमें से कौन अपनी माँ की कोख से जन्म लाओ है? कोई इतनी सी भीख डाल सकता है? लेकिन इन आंसुओं का पुलिस वालों पर कहां असर होना था, पहले से तय करके आए थे। उन्हें तो इस बात की भी चिंता नहीं थी कि टीवी कैमरे में सब कैद हो। जब हाथरस की निर्भया का अंतिम संस्कार हो रहा था, एक पुलिस वाला कह लगा था। ये कहा एक गरीब परिवार की बेबसी पर था, या फिर यूपी की जर्जर हो चुकी कानून व्यवस्था पर। अंदाजा आप खुद लगाइए। कोई भी नहीं आएगा। इस घटना का रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं अंदर?
हम लोग जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। कोऑपरेट कर रहे हैं भाई, आप सामने कुछ हमने कोऑपरेट किया, हम यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ तक कुछ भी नहीं। सर देखिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए ना अधिकारियों को। अगर ऐसा है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए कि आप यहाँ तक आ जाएं और उसके बाद हम आपको पूरी व्यवस्था कर देंगे, आपको पूरा विजुअल देंगे। मैं इस बारे में नहीं आता, अधिकारियों ने क्या कहा, हमसे ये कहा गया है कोई पब्लिक का या फिर कोई भी आदमी। साफ लग रहा था पुलिस वाले ठान कर आए थे, आगे क्या होगा उसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। यही वजह थी कि ना तो इनको इस बेबस परिवार की ना ही मीडिया के कैमरों की परवाह। सर मुझको एक बार बस बता तो दीजिए कि बॉडी है कि क्या है। मुझे सर राइट नहीं है बोलने का, मैं थर्ड क्लास का एक पुलिस ऑफिसर हूँ, जल क्या रहा है आपके सामने, थर्ड स्केल का पुलिस ऑफिसर हूँ, मुझे बोलने का अधिकार नहीं हिंदुस्तान में। आप लोग खड़े, किसी को तो पता होगा मैं क्या है कोतवाल ये? हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं कौन, ये क्या चल रहा है इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है मुझे आई डोंट नो। नहीं अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है, क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े, बस मैं यहाँ आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, डीएम साहब से बात हुई है आपकी, डीएम साहब से बात हुई है आपकी। सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी, कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी। नहीं बात नहीं सही है, सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है, क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है, डीएम साहब से बात हो चुकी है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत के बाद पुलिस शव को लेकर हाथरस पहुंच। वक्त रात के 12:45 एम्बुलेंस के पहुंचते ही लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखिए किस तरह लोग एम्बुलेंस को घेर कर खड़े हैं और पुलिस जबरदस्ती कर रही है। आखिरकार पुलिस ने वही किया जो पूर्व नियोजित था। सड़कों पर घेरा बनाकर लोगों को रोक दिया गया और चंद पुलिस वालों ने गैंग रेप पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। ये अंतिम संस्कार अनोखा इस वजह से है क्योंकि इसमें कोई भी परिवार का सदस्य शामिल नहीं हो पाया। काफी देर तक पुलिस की मशक्कत चलती रही परिवार वालों के साथ, जो डेड बॉडी को, पार्थिव शरीर को घर पर रखना चाहते थे अंतिम दर्शन के लिए और सुबह उसका क्रियाक्रम करना चाहते थे, लेकिन घर वाले अड़ गए थे और पुलिस को जबरदस्ती वहां से एम्बुलेंस निकाल करके यहाँ लानी पड़ी। बाकायदा ह्यूमन चेन बनाकर, अभी भी देख सकते हैं आप तादाद में पुलिस वाले खड़े हैं, बाकायदा ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को रोक दिया गया। सजा याफ्ता अपराधियों के लिए भी गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार का नियम है। यहाँ तो एक मासूम बेटी थी। देखिए किस तरह तेल छिड़क कर परिजनों की गैर मौजूदगी में पुलिस वाले पीड़िता का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आखिर पुलिस को इतनी जल्दी वो कौन सी गलतियां थीं जिन्हें छिपाने के लिए पुलिस ने आधी रात को एक गैंगरेप पीड़ित बच्ची का शव इस तरह फूंक डाला। चित्रा त्रिपाठी, तनुश्री पांडे और राजेश सिंगल के साथ अभिषेक आनंद, हाथरस, आज तक। इनमें से कौन ने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है? कोई इतनी सी भीख कहाँ से देता है? दिल दहला देने वाली माँ की चीखें हैं ये, लेकिन सवाल यही है कि पुलिस ये सब कुछ नहीं सुन रही थी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, आज तक के पास लड़की ने अपने बयान में गैंगरेप की बात कही है। 22 सितंबर को हाथरस पीड़िता का जो बयान है वो आज तक के पास है। आज तक के पास लड़की के बयान का वीडियो है। बयान से खुला हाथरस पुलिस का झूठ। सबसे पहले छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया था। जब बवाल मचा, पीड़िता का बयान हम आपको सुनाएंगे। पीड़िता ने इसमें साफ गैंगरेप की बात कही है, सुनिए। उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे और बाकी सब भाग गए थे। अच्छा, बाकी सब भाग गए थे। मम्मी को देख के। अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे। तो आप उस समय होश में थे? थोड़ा सा होश था। थोड़ा सा होश था। अच्छा, तो रेप हुआ आपके साथ। उसके बाद क्या किया? मेरी मम्मी ने मुंह में पानी डाला तो कुछ नहीं क्या हुआ। और ये बयान होने के बावजूद एसपी साहब देश दुनिया को कल समझाने में लगे हुए थे कि गैंगरेप होने में अभी भी संदेह है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में कुछ और इशारा। बाबरी विध्वंस मामले में आज फैसला आया और फैसले में सभी 32 आरोपी बरी हो गए। फैसले की 5 बड़ी बातें बताकर आपको बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सभी 32 आरोपी बरी कर दिए गए हैं, जिनमें लालकृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी हैं। आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं होने की बात फैसले में कही गई। घटना पूर्व नियोजित नहीं, यह भी कोर्ट ने कहा। आरोपियों ने लोगों को रोका था,
कोर्ट ने यह कहा कि इन आरोपियों ने लोगों को विध्वंस करने से रोका था। फोटो और वीडियो को पर्याप्त सबूत नहीं माना गया। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी बरी, विनय कटियार, कल्याण सिंह, रामविलास वेदांती बरी। महंत नृत्य गोपाल दास, उमा भारती सभी बरी। कुल 32 आरोपियों को बरी किया गया है, जिसमें ये सभी बड़े नाम हम आपको दिखा रहे हैं। साध्वी ऋतंबरा, विनय कटियार सभी बरी हो गए। 28 साल बाद बाबरी विध्वंस मामले में आखिरकार ये फैसला सीबीआई अदालत का आया है, जिसमें सभी 32 लोगों को बरी कर दिया गया है, लालकृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी। फैसला आने के साथ ही सब खुश नजर आए। लालकृष्ण आडवाणी ने तो जय श्री राम का नारा लगा दिया, मुरली मनोहर जोशी भी खूब खुश नजर आए। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। इस बात की प्रसन्नता है कि न्यायालय ने उन सभी तथ्यों को और साक्ष्यों को जो हमारे पक्ष में थे उनको स्वीकार किया है और ये बात बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने देश के सामने रख दी है। राम मंदिर का निर्माण ये देश के एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में सामने आया था। आरोप के कलंक से मुक्त हो गए, क्योंकि झूठे आरोप इतने लंबे समय तक झेलना वो भी विचित्र बात थी, लेकिन रामलला के कार्य में ये सब तो झेलना ही था। कभी भी सत्य का पथ आसान नहीं होता, उसमें बड़ी बाधाएं आती हैं, लेकिन अंदर से ये विश्वास होता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि झूठ के कभी पाँव नहीं होते और सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। आज आपने सही कहा, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। सबसे बड़ी टक्कर इस मुद्दे पर हम करेंगे। गौरव भाटिया जी हमारे साथ, नेता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ रहे हैं, और खास मेहमान असदुद्दीन ओवैसी साहब, अध्यक्ष AIMIM के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, वही कातिल, वही मुंसिफ, अदालत उसकी वो शाहिद, बहुत से फैसलों में अब तरफदारी होती है, या असदुद्दीन ओवैसी जी को ही हर फैसले में, हर अदालत के फैसले में अब तरफदारी दिख रही है? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये जो अदालत का फैसला आया है, ये भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। मैं इसलिए ये बात कहता हूं क्योंकि सब लोग ये भूल रहे हैं कि 6 दिसंबर 1992 को तो वहां पर लोग जमा हुए थे, वो कैसे जमा हुए, किसने परमिशन दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। किसने वादा किया था कि मस्जिद को तोड़ा नहीं जाएगा? कल्याण सिंह गवर्नमेंट ने। अब आप मुझे बताइए कि जब सब लोग सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेकर वहां पर जमा होते हैं और बाबरी मस्जिद के फैसले में कोर्ट ये कहता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, 1.5 एकड़ के ऊपर ये बाबरी मस्जिद है और कोर्ट ये कहता है कि ये स्पॉन्टेनियस था, क्या इसमें कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई, प्लानिंग नहीं हुआ? और क्या चार्जशीट में ये बात नहीं कही गई थी कि कल्याण सिंह ने ये कहा था कि कंस्ट्रक्शन पर रोक है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है? क्या चार्जशीट में ये भी नहीं कहा गया था कि आडवाणी 5 दिसंबर की रात को विनय कटियार से मुलाकात की? आप ये सब चीजें वहां पर हैं, तो फिर आखिर मस्जिद किसने शहीद की? कौन मस्जिद को तोड़ने का जिम्मेदार है? आप तो एक काबिल वकील हैं ओवैसी साहब, आप तो एक काबिल वकील हैं। कोर्ट ने फर्क किया है। मेरी एक बात सुनिए। अगर मैं आज तक के ऑफिस पे कॉल देता हूं कि कल आज तक के ऑफिस पर सुप्रियो के खिलाफ धरना होगा, और धरना होता है और वहां पर आज तक के 2-3 ओबी वैन्स को जला दिया जाता है, तो आप कॉल करने वालों को जिम्मेदार खड़ा करेंगे या फिर करने वालों को करेंगे? लेकिन मैंने कॉल दिया है, मैंने कॉन्स्पिरेसी की है। आप बताइए फिर कैसे लोगों पर केस नहीं साबित हो सकता है? अयोध्या पहुंचने का कॉल किया गया था ना। ठीक है वकील साहब, ठीक है, अब मेरी बात भी सुनिए। कोर्ट ने फर्क किया है आंदोलन करने में, लोगों को बुलाने में, और दूसरी तरफ मस्जिद को तोड़ने में। कोर्ट ने तो उल्टा ये कहा है ओवैसी साहब कि इन लोगों ने रोकने की कोशिश की,
अब इस पर क्या कहिएगा? कोर्ट ने रोकने की कोशिश की, लोगों ने, इन नेताओं में से कुछ ने रोकने की कोशिश की कि मस्जिद को मत ढाइए। मेरे पास वीडियोस है, मैं कल डालूंगा, जिसमें साध्वी रितांबरा कह रहे हैं कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद शहीद तोड़ दो। मेरे पास वीडियोस हैं कि उमा भारती मुरली मनोहर जोशी से बगलगीर हो रही है, उनको मीठा खिला रही हैं, रोक रहे थे वो। अडवाणी साहब की जो सिक्योरिटी में जो विटनेसेस थे, मैं सलाम करता हूं पुलिस ऑफिसर्स को, उन्होंने जाकर कोर्ट में कहा कि इन लोगों की साजिश, कॉन्स्पिरेसी और प्रोवोकेटिव स्पीच की वजह से मस्जिद शहीद हुई। वो मीडिया के लोग जिनको सलाम करता हूं, फ्रेटर्निटी को, जो अपनी जान को खतरे में डालकर वो एविडेंस दिए। कोर्ट ने इन तमाम को डिसरिगार्ड कर दिया। क्या ये बात सच नहीं है मैडम कि सुप्रीम कोर्ट ने सिविल डिस्प्यूट केस में कहा था कि ये एक मुनज्जम साजिश थी, कॉन्स्पिरेसी थी और एक रिलीजियस प्लेस को तोड़ा गया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि नहीं कहा कि नेशनल शेम है, क्रिमिनल एक्ट है, एग्रेगियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ है? सीबीआई कोर्ट ने सबको भूल गया, कोई एविडेंस को नहीं लेते। आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं भारत की जनता को इस जजमेंट के जरिए से? अब आप कह रहे हैं कि इस कोर्ट के किसी फैसले पर इस देश में यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने सीधा लिखा है बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है। तो क्या आप कह रहे हैं कि अब न्याय प्रक्रिया पर आम हिंदुस्तानी विश्वास ना करें? ना, मैंने हरगिज ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि ये जो सीबीआई कोर्ट का फैसला है ये गलत है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एरोनियस जजमेंट है। इसने एविडेंस को देखा नहीं, और जो ये क्यों भूल रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी कार सेवा की, और अगर वहां पर ये लोग जमा थे, इनके प्रोवोकेटिव स्पीचेस की वजह से, इनके प्रोवोकेशन की वजह से वो मस्जिद को शहीद किया गया। ये स्पॉन्टेनियस कैसा? आप मुझे बताइए कि कितने महीने, कितने दिन की प्लानिंग की जरूरत है जिसको कहा जाए कि स्पॉन्टेनियस ना हो? ठीक है, एक सवाल कॉल किया था आवाम को, एक सवाल आया था महाराष्ट्र से, देश के कोने कोने से, किसने बाबरी मस्जिद की ईंटों को लेकर मोमेंटो के तौर पर गए? और एक आज ही कोर्ट में मैडम भगवान दास नाम का एक आदमी है, उस पर एक्यूज है। कोर्ट में जाने से पहले भगवान दास बोलता है कि मैं एडमिट करता हूं कि मैंने मस्जिद को शहीद किया, और बाहर निकलता है मुस्कुराते हुए। इसको इंसाफ कहेंगे आप? इतना बड़ा वाकया हुआ, खतो गारतगिरी हुई, फसादात हुए, हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, लोग अपने औलाद से महरूम हो गए, और कोर्ट कहता है कि स्पॉन्टेनियस था। गौरव जी बोलिए। अभी तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। सबसे पहले तो अंजना जी मैं कहूंगा सत्यमेव जयते। और जब मैं सुनता हूं ओवैसी जी को तो मुझे बड़ा अजीब लगता है उसके लिए कि ये कहते हैं कि आज काला दिन है। अगर आप आंखें नहीं खोलेंगे ना तो बाहर की रोशनी, संविधान की रोशनी आपको दिखाई नहीं देगी और हमेशा सब काला ही रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया कि भव्य राम मंदिर वहां बनेगा, इनको तकलीफ हुई, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के 5 जो न्यायाधीश हैं उन्होंने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया था। मुझे याद है ओवैसी जी उस दिन भी आए थे, इन्होंने कहा था काला दिन है। आज फिर ये कह रहे हैं काला दिन है और ये चार्जशीट की बात कर रहे हैं। पेशे से वकील हैं ओवैसी जी, अगर चार्जशीट ही पैमाना है कहने का कि किसी ने गलत किया है और वो दोषी है, तो आपके भाई हैं, अनुज हैं, उन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उनके खिलाफ भी चार्जशीट है, तो उनको भी क्या आप दोषी मानेंगे? दूसरी बात, 28 साल तक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनकी इज्जत, ये लोग राजनीति करते रहे और कहते रहे कि देखिए इन्होंने ढांचा तोड़वाया। आज जब कोर्ट का फैसला आया और उनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, तो ये क्यों नहीं कहते कि हाँ हम इस फैसले को मानते हैं? तीसरी बात अंजना जी, ये देश संविधान से चलेगा, न्यायालय से चलेगा या फतवों से चलेगा जो मक्का मदीना से जारी होते हैं? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, सीएए पे इनको आपत्ति हुई, बिल फाड़ दिया इन्होंने, इनको अनुच्छेद 370 पे आपत्ति हुई, और एक वीडियो दिखा के एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, ये मेरे साथी ओवैसी जी का ही वीडियो है, ये देखिए क्या कह रहे हैं। पढ़ने वाला नहीं है मोहन भगवान, तुम्हारी जिंदगी में इंशाअल्लाह ताला नहीं बनेगी। तुम जो ख्वाब देख रहे हो मंदिर बनाने का, वो इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान के दिया उसको पूरा नहीं करेगी। हम अब अंजना जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं। नहीं, हमारे दर्शक सुन नहीं पाए होंगे एग्जैक्टली क्या लाइन बोली उसमें ओवैसी जी ने।
इन्होंने कहा था कि कोई ताकत ऐसी नहीं है कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन जाए, और ये तब कहा था जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था। जो सांसद संविधान की शपथ लेके कहता है मैं संविधान का पालन करूंगा, तो ये इन्होंने कैसे बात कह दी कि मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा? जो सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा वही इस देश में गौरव होगा। भाटिया जी, आज बड़ा सवाल है ओवैसी जी। आपने मेरे दोनों सवालों में से एक का भी गौरव जी जवाब नहीं दिया। मैं लौटूंगी लेकिन, क्योंकि इस पर जवाब ओवैसी जी से पहले ले लेते हैं। आपने मेरे दोनों सवाल का एकदम पतली गली से आप निकल लिया, आपने जवाब नहीं दिया। नहीं गौरव भाटिया, आपने काशी मथुरा पर जवाब नहीं दिया। मैं लौटूंगी। ओवैसी साहब, आपके लिए अयोध्या, राम मंदिर, बाबरी पॉलिटिक्स है, सीधा आरोप। नहीं, मेरे लिए अगर पॉलिटिक्स होता मैडम तो मेरे 2 एमपी से 90 एमपी हो जाते, मेरे 90 एमपी से 180 हो जाते, 180 से मेरे 304 हो जाते। मेरे लिए मसला इंसाफ का मसला है। और रहा सवाल के गौरव भाटिया का, भाई ये तो मेरे भाई गौरव, जब आप समाजवादी में थे तो कोई और गाना गाते थे, अब आप बीजेपी में आ गए तो और एक गाना गा रहे हैं। मुबारक हो आपको। आप ये कह रहे हैं कि मक्का मदीना का फतवा, गौरव भाटिया साहब, असदुद्दीन ओवैसी मक्का मदीना के फतवे को नहीं मानता है, और आपको लॉयर आप हैं, फतवे का मतलब ओपिनियन है, और फतवा मक्का मदीना से कौन सा आया? हाँ, एक फतवा जरूर आया था जिसकी बुनियाद पर नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था। क्या वो भी फतवा गलत था? अब सुन लीजिए, अब आपने मेरी स्पीच को सुनाया, जरा कम से कम झूठ बोलने का सलीका सीख लीजिए। मैंने कहा था कि कोर्ट इसकी इजाजत नहीं देगा। अब कोर्ट का फैसला आया है सिविल डिस्प्यूट का। हमने कहा कि जस्टिस जेएस वर्मा ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, किसी भी अदालत के फैसले से डिसएग्री करना सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है। अगर होता तो जेएस वर्मा साहब जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ये बात नहीं कहते। अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पॉलिटिक्स तो आपने की, पॉलिटिक्स तो आपने की। यही डाइस पर बैठकर साध्वी रीतांबराव ने कहा था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद शहीद कर दो। यही कल्याण सिंह ने क्या क्या नहीं कहा था। अरे आपने इसको इस्तेमाल किया। आपने हिंदू मुसलमानों के लड़ाई जो मारे गए, आप किस किस बात को कह रहेंगे? कहां रुकेंगे आप? अरे आप गलती करते हैं, मसला आप उठाते हैं, और काशी मथुरा आपके एजेंडे में नहीं है। ये और बात है कि आज कोर्ट ने 1991 रिलीजियस प्लेसेस वर्शिप एक्ट का हवाला देकर उसको खारिज किया। ठीक है, मगर गौरव जी जवाब दीजिए। एजेंडे में बात शामिल है। गौरव जी जवाब दीजिए। ओवैसी जी, आपसे यही चुनौती दूंगा, अपने भाई को पहले पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दीजिए। और इसलिए फेंक दीजिए कि उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। और ओवैसी जी, सांप्रदायिक राजनीति ये होती है कि आपने कहा था जो जवान हमारे देश के लिए शहीद हो गए उसमें मुसलमान कितने, हिंदू कितने, अपने आप को पार्टी से निकालिए। और तीसरी बात मैं ये करूंगा कि मैं कहीं भी था, मैं संविधान का सिपाही हूं, कहीं भी रहूंगा संविधान की बात करूंगा। और दुख तब होता है जब आप ना न्यायालय में आस्था रखते हैं, ना प्रधानमंत्री में रखते हैं, ना संसद में रखते हैं। आपकी आस्था केवल अपने वोट बैंक पे है। और आपने इतनी शर्मसार करने वाली बात कर दी। आपने कहा हाशिम अंसारी और इकबाल अंसारी कौन होते हैं? तो मैं पूछता हूं, कौन होते हैं ओवैसी जी सारे मुसलमानों की बात करने के लिए? जितने मुसलमान आपकी पार्टी से नहीं जुड़े, उससे ज्यादा मुसलमानों का भला नरेंद्र मोदी जी अकेले कर चुके हैं। इसलिए ओवैसी जी, ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़िए, राजनीतिक गिद्ध मत बनिए, लाशों पे राजनीति मत करिए, और आज सर झुका के इस फैसले को मानिए। क्योंकि 28 साल तक बहुत से ऐसे लीडर हैं हमारे बीजेपी के जिनको आपने निशाना बनाया, और आज वो बाइज्जत बरी हो गए। सुशांत की मौत को 3.5 महीने हो गए। जी हाँ, अगली खबर का रुख करते हैं, क्योंकि आज नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री से सुशांत के पिता मिलने के लिए पहुंचे थे। 3.5 महीने हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत को, लेकिन अभी तक उस मौत का रहस्य नहीं खुला है। परिवार ने अब सीबीआई की जांच को लेकर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। वकील जो पिता के हैं, उन्होंने साफ कहा कि सीबीआई तेजी नहीं दिखा रही है अब जांच में। इन्हीं तमाम शिकायतों के बीच आज पिता मिलने पहुंचे सुशांत के। सुशांत केस में सीबीआई किस नतीजे पर पहुंची है? एम्स ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी। अब सुशांत केस में किस बात की देरी हो रही है? सुशांत के परिवार ने उठाए
केस की जांच पर सवाल। सुशांत के परिवार का आरोप धीमी गति से। सुशांत की मौत को 3.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन सुशांत की मौत कैसे हुई, देश सुशांत की मौत का सच जानने के लिए बेताब है। अगर सुशांत की हत्या हुई तो किसने की? अगर सुशांत ने आत्महत्या की तो उसके पीछे कौन है? देश की तीन एजेंसियां मौत का रहस्य तलाशने के लिए जुटी हुई है। सीबीआई से लेकर ईडी और ईडी से लेकर नारकोटिक। सुशांत केस की जांच का एंगल बॉलीवुड में ड्रग्स वाले एंगल तक पहुंच गया, लेकिन नहीं मिला तो सुशांत के कातिल। और अब तो सुशांत के परिवार का धैर्य भी जवाब देने लगा है। केस की जांच में हो रही देरी से सुशांत के घर वाले परेशान होने लगे हैं। सुशांत के पिता से लेकर बहनें केस की धीमी गति से चल रही जांच को लेकर बेहद दुखी हैं। इसलिए सुशांत के परिवार वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जाकर मिले। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह, बहन और बहनोई ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। जो एक एंगल निकल के आया है, बहुत गंभीर एंगल है, मतलब कोई मामूली एंगल नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज अगर फिल्म इंडस्ट्री में हो रही है, लेकिन ये सुशांत सिंह राजपूत के मौत से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। तो जो एक परिवार का जो एक मानना है कि इस मौत से जल्दी इसका खुलासा हो कि किसने, कौन रिस्पॉन्सिबल है, मर्डर है कि अबेटमेंट टू सुसाइड है, और उसको आगे इन्वेस्टिगेट किया जाए सही तरीके से, तो उस मामले में कहीं ना कहीं एक थमा सा लग रहा है। वैसे मैं आपको बता दें कि एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सुशांत की विसरा रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत के विसरा में किसी भी तरह का जहर नहीं मिला है, क्योंकि सुशांत के परिवार को ऐसी आशंका थी कि उन्हें जहर देकर मारा गया है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। अब सीबीआई एम्स की इस रिपोर्ट को पढ़ रही है, साथ ही सीबीआई इस रिपोर्ट को अपनी 40 दिनों की जांच से भी मिलान करके देखेगी। इसके जरिए देखा जाएगा कि सीबीआई की जांच में जो कुछ अब तक मिला है वो एम्स की रिपोर्ट से कितना मैच करता है। हालांकि सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने दावा किया है कि सुशांत की मौत 200% हत्या है। मेरे को एम्स के एक डॉक्टर जो आज के दिन इस कमेटी में है, नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि उनसे मैंने पूछा नहीं है कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए उनका नाम, लेकिन उनको मैंने फोटोग्राफ्स भेजे थे जो मीतू के खुद के खींचे हुए फोटो थे, जो सुशांत की बहन के खींचे हुए फोटो थे, और उन फोटोग्राफ्स को देख करके उन्होंने मेरे से कहा था कि ये 200% डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। पहले सुशांत के गले पर मिले लिगेचर मार्क को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और दावा किया जा रहा था सुशांत के गले पर जिस तरह के निशान मिले हैं वो आत्महत्या के बाद पड़ने वाले निशान की तरह नहीं है। लेकिन एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि सिर्फ गर्दन पर पड़े निशान यानी लिगेचर मार्क और क्राइम सीन को देखकर इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि ये हत्या है या आत्महत्या। इसमें अभी और जांच पड़ताल की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।